आज हम टेस्ट सीरीज 10 के जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो उनको सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम हिस्ट्री, जियो, रीजनिंग और पेडागोजी है और साइंस, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस समूह की किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया? फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। सेकंड ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, आगरा और बनारस। और थर्ड ऑप्शन है दिल्ली, मथुरा, आगरा, उज्जैन और जयपुर। तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा और बनारस। देखिए, जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे, इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस है। जयपुर के अंदर जंतर मंतर जो है एक वेधशाला वो है। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली में, उज्जैन, मथुरा और बनारस में भी इन वेधशालाओं का निर्माण करवाया है। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कि राजस्थान का वो कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना जब की गई थी तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी? ऑप्शन है महाराणा फतेह सिंह उदयपुर से, महाराणा उमेद सिंह जोधपुर, महाराणा माधो सिंह द्वितीय जयपुर, महाराजा अनूप सिंह बीकानेर। तो ये महाराणा माधो सिंह जो थे, महाराजा माधो सिंह द्वितीय जो थे जयपुर के, इन्होंने जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने इसके अंदर कम से कम 1 लाख रुपए तक का डोनेशन दिया था, जिससे ये जब विद्यालय बनाया गया था। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उक्त सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? राजपूत और मराठाओं ने क्या किया था? मराठों के विरुद्ध, राजपूत जो थे उन्होंने मराठों के विरुद्ध एक हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजन किया था, जिसमें बहुत सारे राजपूत इकट्ठे हुए थे। लेकिन ये बाद में सम्मेलन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इसका आयोजन जरूर किया गया था। तो देखिए कब किया गया था। जैसे एक तो ऑप्शन ए है 1719, 1724, 1734 या 1751। तो इसका आंसर है हमारा थर्ड, 1734 में किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? राजपूत राजा थे जिन्होंने हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे कुछ विद्वान थे, उनको संरक्षण यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान की थी, संरक्षण प्रदान किया था। वो कौन थे? मानसिंह थे, अनूप सिंह, राय सिंह या राज सिंह? तो आंसर है हमारा मानसिंह। मानसिंह जो थे उन्होंने इन विद्वानों को जो है संरक्षण प्रदान किया था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना भी की थी। सवाई जयसिंह जो थे उनके राजकवि यानी कि जो उनके बहुत सारे कवि होते थे उनके, तो उन्हीं में से एक राजकवि थे जिन्होंने राम रासा की रचना की थी। वो कौन थे? रामानंद, जुगल सरकार, अग्रदास या कृष्ण भट्ट? तो ये थे हमारे श्री कृष्ण भट्ट जो थे, इन्होंने जो है वो राम रासा रचना की थी। 6 क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? सवाई जगत सिंह, राम सिंह, बिशन सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह। तो ये थे हमारे सवाई जगत सिंह जो थे, इन्होंने सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है वो संधि की थी। 7 नंबर क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक के दरबार में विभिन्न विषयों के ज्ञाता 22 विद्वान रहते थे जिन्हें बाईसी अथवा गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था? देखो, जयपुर के किस शासक के दरबार में विभिन्न विषयों के ज्ञाता, सब विषयों के ज्ञाता यानी सब विषयों को जानने वाले जो थे, वो 22 विद्वान रहते थे। इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता था? बाईसी या गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था। वो किसके दरबार में थे? मानसिंह प्रथम, मानसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह या सवाई प्रताप सिंह? तो ये थे हमारे सवाई प्रताप सिंह जो थे, उनके दरबार में जो है वो विद्वान जो थे वो बहुत सारे 22 विद्वान थे जो बहुत सारे विषयों के ज्ञाता थे। 8th क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? मनसब, जैसे किसी को राजा बनाते थे ना, तो उस समय उनको एक मनसब देते थे 7000 राशि का या 6000 राशि का, तो मनसब दिया जाता था इनको। और इसके अलावा जो मतलब हिंदुस्तान का राजा होता था वो उसे कोई ना कोई उपाधि भी देता था। तो इन्होंने किसको दी थी फरजंद की उपाधि? जो है वो मानसिंह को, भारमल को, भगवंत दास को या जय सिंह को? तो इसका आंसर है हमारा मानसिंह। मानसिंह जो थे उनको इन्होंने 7000 का मनसब और फरजंद की उपाधि दी थी। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? फर्स्ट ऑप्शन है आमेर, सेकंड झालावाड़, थर्ड बूंदी और फोर्थ कोटा।
तो इसके अंदर हमारा 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध राज्य जो था वो था आमेर। और 10 नंबर क्वेश्चन है, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? आमेर के राजा जो भारमल थे उन्होंने अकबर के साथ अपनी पुत्री की शादी भी की थी और साथ में उनकी अधीनता भी स्वीकार करी थी। तो वो कब हुआ था? ये हुआ था 1560, 1562, 1564 या 1566। तो ये 1562 के अंदर जो है वो अकबर की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर थी और थोड़े टाइम बाद जो है वो अपनी पुत्री जो है वो जोधा, उसकी शादी जो है वो उसकी अकबर के साथ कर दी थी। तो वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे इन्होंने। 11 नंबर क्वेश्चन है, कछवाहा वंश के अंतिम शासक और राजस्थान के राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? सवाई मानसिंह द्वितीय का वास्तविक नाम पूछ रहे हैं ये। तो विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह, मोर मुकुट सिंह या सूरत सिंह। तो इनका नाम था मोर मुकुट सिंह। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक के समय जयपुर में मराठा सैनिकों का कत्लेआम हुआ था? जयपुर के किस शासक के समय जयपुर में मराठा सैनिक जो थे उनका कत्लेआम हुआ था, क्योंकि जनता बहुत परेशान हो गई थी और मराठा जो थे बार बार जो है वो उन पर आक्रमण कर रहे थे, जिसकी वजह से जो मतलब सैनिक ही नहीं, इसके अलावा जो जनता थी उन्होंने भी इनके ऊपर कत्लेआम करना शुरू कर दिया था। तो वो कौन थे? फर्स्ट नंबर है सवाई माधो सिंह, सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह द्वितीय और सवाई ईश्वरी सिंह। तो ये थे सवाई माधो सिंह प्रथम थे। तो उनके समय क्या है, जयपुर में मराठा सैनिकों का कत्लेआम हुआ था, जनता के द्वारा किया गया था। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 1857 में गंगोली का युद्ध किन रियासतों के मध्य हुआ था? जयपुर व जोधपुर रियासत के बीच, जयपुर व मराठों के बीच, जोधपुर व अमीर खान पिंडारी के बीच, जयपुर व उदयपुर के बीच। तो ये हमारा हुआ था जयपुर और जोधपुर के बीच जो है वो गंगोली का युद्ध हुआ था 1807 के अंदर। 40 नंबर क्वेश्चन है, जयपुर में विद्या अनुरागी शासक प्रताप सिंह स्वयं किस नाम से काव्य रचना करते थे? विद्या अनुरागी होते जैसे जिन्हें बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान हो, तो विद्या अनुरागी कहलाते हैं। तो शासक प्रताप सिंह जो थे वो स्वयं किस नाम से रचना करते थे, काव्य रचना? राधा गोविंद, ब्रिज सुंदर, ब्रिज बिहारी और ब्रिज निधि। तो ये ब्रिज निधि के नाम से जो है वो अपनी काव्य की रचना करते थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, मान सिंह ने अकबरपुर ब्रैकेट में लिखा है राजमहल नामक नगर की स्थापना कहाँ की थी? बिहार में, बंगाल में, काबुल में या उड़ीसा में? तो ये की थी इन्होंने बंगाल में। मानसिंह ने अकबरपुर नामक नगर की स्थापना कहाँ की थी? बंगाल में की थी। फिर 60 नंबर क्वेश्चन है, 1621 में मात्र 11 वर्ष की आयु में कौन आमेर का शासक बना था? सवाई मानसिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और भाव सिंह। तो ये बने थे हमारे मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह जो थे वो 11 वर्ष की आयु में ही आमेर के शासक बन गए थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का ऐसा उद्योग बताइए जिसका संगठन सार्वजनिक, सहकारी व निजी क्षेत्र तीनों में देखने को मिलता है। चीनी है, सीमेंट है, नमक है या सूती वस्त्र उद्योग है? तो हमारा चीनी जो उद्योग है ये हमारा तीनों पे मिलता है, सार्वजनिक भी है, निजी भी है और सहकारी भी है, तीनों क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। हमने लास्ट सीरीज में भी एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर इसके तीनों के नाम आए थे, भीलवाड़ा, गंगानगर, ठीक है। तो ये 3-4 जगहों के नाम आए थे। इन सभी जगहों पे क्या है, सार्वजनिक, सहकारी और निजी तीनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है इसका, चीनी का। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का, राजस्थान का पहला निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित किया गया है? राजस्थान का पहला निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? सीतापुरा जयपुर, कोटा, टपुकड़ा भीलवाड़ा और भीलवाड़ा, ये सीतापुर जयपुर के अंदर है निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क। 19 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सिरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? सिरेमिक परीक्षण होता है, उसकी प्रयोगशाला जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? बाड़मेर में, भरतपुर, बीकानेर या भीलवाड़ा? तो ये है हमारा सी, बीकानेर के अंदर जो है सिरेमिक परीक्षण जो है प्रयोगशाला स्थापित की गई है। 20 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत नमक उत्पादन किया जाता है? 8.7%, 10%, 12% या 15%? तो ये है 10% जो है वो राजस्थान में जो है देश का 10% नमक जो है वो उत्पादन किया जाता है। और सबसे अच्छा नमक जो है वो पंचपदरा झील से उत्पादन किया जाता है, मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी जो है वो पंचपदरा झील की है। 21 नंबर क्वेश्चन है,
औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति कब लागू की गई? औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति थी जिसके अंदर उद्योगों के द्वारा जितना भी निवेश किया जाता है उससे संबंधित अलग अलग तरह की नीतियां जो बनाई गई थी वो कब लागू की गई थी? तो वो जून 2010 में, जून 2009 में, 11 में या 12 में? तो ये जून 2010 के अंदर जो है वो इस नीति को लागू किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, एकल खिड़की योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? एकल खिड़की योजना ये है हमारा राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात या पश्चिम बंगाल? हमारा राजस्थान है। एकल खिड़की योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना था। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में महिला रोजगार का प्रतिशत सबसे अधिक होगा? देखो महिलाएं जो होंगी उसके तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? खादी उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग या आधुनिक उद्योग? तो ये हो गए खादी उद्योग जो है उसके अंदर महिला रोजगार का प्रतिशत जो है वो सबसे ज्यादा है। 24 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की गई है? बीकानेर, जयपुर, बांसवाड़ा या जोधपुर? तो ये की गई थी जोधपुर के अंदर, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग दी जाती है वो यहाँ पर दी जाती है, ये है जोधपुर के अंदर। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, मैरिनो ऊनी खादी का उत्पादन करने में राज्य के कौन से जिले प्रसिद्ध है? मैरिनो ऊन, मैरिनो एक भेड़ का नाम है, ठीक है, उसकी किस्म का नाम है ये। तो उसके द्वारा जो ऊन प्राप्त होती है उसका उत्पादन करने में राज्य के कौन से जिले प्रसिद्ध है? बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, बीकानेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, अलवर, उदयपुर। हमारा बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही है। यहाँ पर मैरिनो भेड़ जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो वहां की क्या है, जो उसकी ऊन, उससे प्राप्त जो ऊन होती है उसका उत्पादन करने के लिए ये जिले प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग ग्रामीण उद्योग में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है वो ग्रामीण उद्योगों में शामिल नहीं है? चावल की हाथ से कुटाई, हाथ से कुटाई का काम तो गांव में हो सकता है। घानी का तेल, गुड़ उद्योग और खादी उद्योग, खादी उद्योग जो है ये इसके अंदर शामिल नहीं है ग्रामीण उद्योग के अंदर। 27 नंबर क्वेश्चन है, माचिस बनाने की अधिकांश इकाइयां प्रदेश में किन जिलों में है? अलवर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, कोटा, अजमेर, जयपुर, जयपुर, अलवर और कोटा। इसमें हमारा आंसर आएगा ए, अलवर, जोधपुर और अजमेर के अंदर जो है वो माचिस बनाने की इकाइयां जो है वो है इन 3 जिलों में, अलवर, जोधपुर और अजमेर के अंदर। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में चमड़ा आधारित वस्तुओं के उत्पादन के लिए, जो चमड़े से बनती है वस्तुएं उन पर आधारित जो है उत्पादन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? राज्य में चमड़ा आधारित यानी कि चमड़े से बनाई जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वो है तिलोनिया, अजमेर, तिजारा, अलवर, टोंक, जयपुर। तो ये हमारा तिलोनिया अजमेर के अंदर जो है वो ये प्रसिद्ध है, जहां पर क्या है चमड़े से आधारित वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने बायोटेक्नोलॉजी नीति कब लागू की? बायोटेक्नोलॉजी नीति जो है वो कब लागू की गई थी? 18 अक्टूबर 2004 में, 18 अक्टूबर 2014, 18 अक्टूबर 2000, 18 अक्टूबर 2010। तो ये की गई थी 2004 के अंदर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी नीति लागू की गई थी। ऊन उद्योग कॉम्प्लेक्स स्थापित है बीकानेर व कोटा में, जोधपुर व जैसलमेर में, बीकानेर व जोधपुर में, ब्यावर व बीकानेर के अंदर। तुम्हें पता है बीकानेर तो है ही है, क्योंकि देखो एक 3 ऑप्शन तो है बीकानेर वाले, क्योंकि हमें पता है ऊन उद्योग जितने भी है लगभग वो सारे बीकानेर से रिलेटेड है। तो देखो जैसे पहले के अंदर बीकानेर है, ठीक है, बीकानेर और कोटा, जोधपुर और जैसलमेर, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं बी। तो बीकानेर व जोधपुर, ब्यावर में भी, ये ब्यावर जो है वहां पर इसका किया जाता है, कॉम्प्लेक्स स्थापित है ब्यावर और बीकानेर के अंदर। फिर है 31 क्वेश्चन है, राज्य में पहला राइस क्लस्टर कहाँ बनेगा? राज्य में पहला राइस क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो कोटा, गंगानगर, बूंदी या बांसवाड़ा। तो ये होगा बूंदी के अंदर, राज्य में पहला राइस क्लस्टर बनाया जाएगा। ये कहाँ बनाया जाएगा? बूंदी के अंदर। राजस्थान में लाख उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? जयपुर, टोंक, करौली, दौसा, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर और पाली। राजस्थान में लाख लाख की चूड़ियां वगैरह बनाई जाती है, तो उससे संबंधित उद्योग जितने भी है तो उसके केंद्र जो है वो हमारे जयपुर और उदयपुर के अंदर है। एशिया की सबसे बड़े सीमेंट कारखाने की स्थापना 1953 ईस्वी में कहाँ की गई थी? सबसे बड़े सीमेंट कारखाने की स्थापना जयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर या बीकानेर। तो ये की गई थी सवाई माधोपुर के अंदर।
सबसे बड़े सीमेंट कारखाने की स्थापना की गई थी 1953 में। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। राजस्थान में मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र है। मत्स्य मतलब मछलियों से संबंधित जो उद्योग है वो कहाँ पर है? पुष्कर, अलवर, बालोतरा या कोटा। तो ये हमारा अलवर के अंदर है मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि मछलियों से संबंधित जितने भी उद्योग हैं वो सारे के सारे कहाँ पर है? अलवर में है। 8 जून 2009 को निवेशकों की समस्याओं का समाधान, जो निवेशक यानी जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का गठन किया गया। और किसकी अध्यक्षता में किया गया? मतलब इनके किसकी अध्यक्षता के अंदर जो है वो इसका बोर्ड का गठन किया गया था? RIPB का। मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, नगरीय विकास मंत्री और मुख्य सचिव। तो ये है हमारे मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो है वो इसका गठन किया गया था। राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 36 नंबर है। 3 जून 2000, 3 जून 1968, 3 जून 1955 और 3 जून 1961। तो ये की गई थी 3 जून 1955 को। फिर देखो 37 नंबर क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं यहाँ से। कौन सा नीला हरा शैवाल एकल कोशिका प्रोटीन की तरह प्रयुक्त होता है? मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी शैवाल होते हैं, ठीक है, जो आप ये हरी नीली काई देखते हो लगी हुई, उसी को शैवाल बोला जाता है। तो एकल कोशिका प्रोटीन की तरह प्रयुक्त होता है, एक ही कोशिका का बना हुआ होता है, वो कौन सा होता है? स्पाइरुलिना, ईस्ट, एस्परजिल्स आरजे और रोडोप्टेरा कैप्सुलेट्स। ये सारे के सारे ही शैवाल के ही नाम है, लेकिन इनमें से जो स्पाइरुलिना है, जो स्पाइरुलिना जो होता है वो एकल कोशिका प्रोटीन की तरह प्रयुक्त होता है ये। फिर नेक्स्ट नंबर है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ किसी मेजबान जीव, ठीक है, यानी कि गेस्ट की तरह या होस्ट की तरह की है, कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? वायरस है, प्रोटो है, अमीबा है या जीवाणु है? देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ किसी मेजबान की तरह यानी एक गेस्ट की तरह जाता है और वहां पर क्या करता है? एक होस्ट की तरह रहना शुरू कर देता है। जैसे आज जैसे कोरोना वायरस है, तो वो भी क्या है? एक गेस्ट की तरह अंदर जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या है? एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की तरह जो है वो अंदर जो है वो प्रजनन करना शुरू कर देता है। और फिर हमारे जो है वो ये जो कोरोना जो है वो चल रहा है जैसे, तो वो एक क्या है? वायरस ही तो है। तो वायरस जितने भी होते हैं वो सब क्या करते हैं? मेजबान यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म की तरह जो है कोशिकाओं के भीतर प्रजनन करना शुरू कर देते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, पौधे की बीमारी साइट्रस क्रैकर किसके कारण होती है? पौधों की बीमारी जो है साइट्रस क्रैकर किसके कारण होती है? वायरस, कवक, अमीबा या जीवाणु? तो वो जीवाणु के द्वारा होती है। फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं उनको क्या कहते हैं? फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं, बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं, उनको क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जीनोस्पर्म या एग्रोस्पर्म? उन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है? जैसे जो भी आप फ्रूट्स खाते हो उसके अंदर बीज क्या होता है? उस फल के अंदर सुरक्षित रहता है, बाहर हमें बीज नहीं दिखता ना। एप्पल खाते हो, ठीक है, मैंगो खाते हो, उनके अंदर क्या होता है? बीज उसके अंदर सुरक्षित रहता है। तो वो क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में कौन से कूदपात स्टूयोपोडिया की मदद से चलता है? यानी कि जो पैर होते हैं उन्हीं को कूदपात कहा जाता है। पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा है या हाइड्रा है? तो ये जो अमीबा होता है वो कूदपात यानी कि स्यूडोपोडिया की मदद से चलता है, ठीक है। इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है अमीबा की, ये अलग अलग शेप का होता है और एक कोशिकीय होता है। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, एनवायरनमेंट का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? वर्ग की, पारिस्थितिकी, अनुवांशिकी या आकारिकी? तो इसे कहा जाता है पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम। फिर है 43 नंबर क्वेश्चन, पादप विज्ञान की कौन सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है? पादप विज्ञान की कौन सी शाखा जो है वो उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है? पादप भ्रूण विज्ञान, पादप प्रजनन, पादप जीव रसायन या पादप शरीर रचना विज्ञान? तो वो है पादप प्रजनन। कई पादपों का प्रजनन करवाकर जो है वो उनकी किस्मों को जो है वो और उन्नत किस्म की बनाने के अंदर जो है वो उनका विकास किया जाता है, तो वो है पादप प्रजनन। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है?
टीनोफेरा, सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा या प्लैटीहेलमिन्थेस। तो वो है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो होते हैं, इस समूह के जितने भी सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पंजी होते हैं। ठीक है, वो स्पंज के रूप में जो होते हैं पादप होते हैं। फिर है पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। उभयचर होते हैं जो दोनों तरफ चल सकते हो, जमीन में भी चल सकते हो और पानी में भी चल सकते हो, दोनों तरफ चल सकते हो, तो वो कैसे कहलाते हैं, उभयचर कहलाते हैं। तो इसके अंदर है थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म या ब्रायोफाइटा, जैसे है ब्रायोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह, सबसे बड़ा समूह जो होता है वो कौन सा कहलाता है। तो देखो, नीमेटोडा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा या सिलेंट्रेटा। जो आर्थ्रोपोडा होता है वो जानवरों का सबसे बड़ा समूह कहलाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जानवर जो होते हैं आर्थ्रोपोडा यानी कि जमीन पर रहने वाले, पानी के अंदर या वायु के अंदर नहीं, जमीन पर रहने वाले जो है जानवरों का सबसे बड़ा समूह होता है। तो वो कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा। 47 नंबर क्वेश्चन है, पादप समूह में किसे उभयचर कहा जाता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या थैलोफाइटा। तो ये है हमारे ब्रायोफाइटा। पहले भी था ब्रायोफाइटा ही आया था, सेम ही है। पादप जगत के उभयचर भी यही होते हैं और पादप समूह में किसे उभयचर कहा है वो भी ब्रायोफाइटा, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। किस जीव को किसान का सच्चा मित्र एवं सहायक कहते हैं, कॉकरोच, केंचुआ, मधुमक्खी या मक्खी। ये हम सबको ही पता है, केंचुआ जो होता है किसान का सच्चा मित्र कहलाता है, क्योंकि ये क्या करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायता करता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है, एपीकल्चर, एविकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर। तो मैंने पूछा भी था आपसे क्वेश्चन, एपीकल्चर जो होता है मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है, यानी मधुमक्खी पालन जो होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, एपीकल्चर। रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को डैश के रूप में जाना जाता है, या रेशम कीट पालन क्या कहलाता है। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन सोचकर जैसे ये नहीं हो कि आपको कंफ्यूजन हो जाए कि पता नहीं क्या पूछ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। रेशम कीट पालन के बारे में पूछ रहा है कि उसको क्या कहा जाता है, एपीकल्चर, अबोरिकल्चर, सीविकल्चर या सीरीकल्चर। तो हमको पता है कि सीरीकल्चर जो है वो रेशम कीट पालन को कहा जाता है। फिर है 51 नंबर क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट एक पर्यावरण अनुकूलित खाद मानी जाती है जो प्राप्त होती है चींटियों से, नेमोटाइडा से, कैचुओं से या टर्माइट से। कैचुओं से प्राप्त होती है वर्मी कंपोस्ट। अफीम का कौन सा भाग औषधीय महत्व का है, यानी कि जिससे औषधि बनाई जाती है, अफीम का कौन सा भाग होता है, मतलब अफीम का जो पौधा होता है उसका कौन सा भाग होता है जिससे औषधि का निर्माण करवाया जाता है। तो वो है हमारा 52 आंसर है, 52 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है हमारा फल। जिसका फल होता है उसके द्वारा औषधियां बनाई जाती है, दवाइयों वगैरह में जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है अफीम का। जैसे कई होती है ना, जैसे नशा देने के लिए या कुछ देर के लिए सुन्न करने के लिए यूज की जाती है, तो इसके अंदर क्या है, इसका जो फल वाला भाग होता है ना अफीम के पौधे का, उसका प्रयोग किया जाता है उसका औषधि के अंदर, यानी कि दवाइयां बनाने के अंदर। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, वैसे तो केजड़ी है, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम भी इन्होंने पूछा है, वो क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस चाइलिसिस, एस्केशिया सेनेगल या टिकोमेला अंडुलेटा। तो ये है हमारा प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है, फिर है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, सीरीकल्चर, सेल्वीकल्चर, एपीकल्चर या उपरोक्त सभी। तो ये हमारा है एपीकल्चर, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ऊपर, उसको क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। रेशम प्राप्त किया जाता है व्यस्क कीट से, प्यूपा से, कोकून से या अंडे से। तो रेशम जो प्राप्त किया जाता है वो रेशम कीड़े की जो कोकून व्यवस्था होती है उससे प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न हो, यानी कि अलग हो सबसे। तो इसमें देखो जो चार, पहला है 441, फिर 484 है, 529 है, 566 है और 625 है। इसमें से देखो जो 441 जो है ना वो तो देखो 21 की स्क्वायर है, ठीक है, और 484 है वो 22 की स्क्वायर है, और 529 है वो 23 की स्क्वायर है, और 566 जो है, सॉरी हाँ 566 जो है वो किसी की भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, और 625 जो है वो 25 की स्क्वायर है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 566, यानी कि डी। तो 11 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में ORGANISATION को CBDWLQJWYQCL लिखा जाता है
और OPERATION को CXFBWYQCL लिखा जाता है। तो SEPARATIN को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो देखो इसके अंदर आप पहले जैसे इनको नंबर लगाकर जो है वो इनको कर सकते हो, या O को इन्होंने C लिखा है और R को B लिखा है, तो इसमें कोई मैच तो हो नहीं रखा कि भी कुछ डिफरेंस बता रखा हो एक या दो का, तो बस सीधा के सीधा जो है O को इन्होंने C लिखा है, तो उसी तरह से आप S को उसने कहा बता रखा है उसी तरह से लिख सकते हैं। तो 57 का आंसर हमारा हो जाएगा C। और 58 का है, यदि स्टूडेंट को कूट भाषा में RUTDOS लिखा जाए तो किस शब्द को कूट भाषा में RDGPQBQ लिखा जाएगा? तो 58 का आंसर होगा हमारा D। ये भी उसी तरह से होगा, +1 -1 करके होगा ये वाला। 59 नंबर क्वेश्चन है, यदि दिल्ली को कूट भाषा में 7 3 5 4 1 लिखा जाए और कलकत्ता को 8 2 5 8 9 6 6 2 और CALICUT को कैसे लिखा जाएगा? तो जैसे इनका वर्ड लिखा है उसी तरह से इसको लिखा जाएगा। जैसे डी को इन्होंने 7 लिखा, तो यहाँ से भी अगर डी आता है तो उसको आपको उसी तरह से लिख सकते हैं। तो 59 का आंसर हो जाएगा हमारा C। 8251 896। अब देखिए जैसे रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है, P G का भाई है, G T की माँ है, T का विवाह K से हुआ है, ये दोनों पति पत्नी हो गए, और D K का पुत्र है, यानी कि इन दोनों का पुत्र जो है वो कौन है? D है। तो B और D की पत्नी है, तो यदि V D की बहन हो तब B V से किस प्रकार संबंधित है? वो उसकी होगी भाभी। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर है A। टी का पी से क्या संबंध है? अब टी का पी से क्या संबंध है? तो इसके अंदर टी का और कोई भी जैसे कोई लिंक वगैरह नहीं बता रखा है, कोई जेंडर नहीं बताया हुआ है, तो इसके अंदर इसका आंसर आ जाएगा हमारा ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है ये। फिर 62 नंबर क्वेश्चन है, आरेखों को किस प्रकार स्तनधारी गायें और कुओं को प्रदर्शित किया जाएगा? तो 62 का आंसर है हमारा बी। स्तनधारियों गायों और कुओं को प्रदर्शित किया, कोई तो बिल्कुल ही अलग हो गए और स्तनधारी जो है वो सारी की सारी गायें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। फिर 63 नंबर क्वेश्चन है, कुछ किताबें पेंसिल हैं और सभी पेंसिल नदियां हैं। कुछ किताबें जो है वो क्या है? पेंसिल है। कुछ किताबें पेंसिल हैं और सभी पेंसिल क्या है? नदियां हैं। सभी पेंसिल नदियां हैं, तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। तो सभी नदियां पेंसिल है, कुछ नदियां किताबें हैं, तो 63 का हमारा हो जाएगा आंसर बी। केवल सेकंड निष्कर्ष जो है वो सही निकलता है, सभी नदियां पेंसिल नहीं है, क्योंकि कुछ नदियां सभी नदियां जो है वो पेंसिल है, कुछ नदियां किताबें हैं, तो इसका आंसर हमारा आंसर है कुछ नदियां जो है वो किताबें हैं लेकिन सभी नदियां पेंसिल नहीं है। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है, सभी हथौड़े घर है, सभी घर बादल है। 64 का हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक जो है वो इसका निष्कर्ष सही निकलता है कि कुछ बादल जो है वो हथौड़े हैं। कुछ गिलास पेन है, सभी पेन पेड़ है। 65 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है हमारा कुछ पेड़ गिलास है, निष्कर्ष निकाला गया है, और कुछ पेड़ पेन है, तो इसका हमारा आंसर होएगा डी। निष्कर्ष एक व दोनों ही निकलते हैं। शिक्षा शास्त्र के विकास में सहयोगी तत्व है। शिक्षा शास्त्र के विकास के अंदर अभ्यास से साक्ष्य, हमें पता है सबको कि अभ्यास करना बहुत ही जरूरी होता है। शिक्षा शास्त्र का पहला मकसद यही होता है कि आपको याद करने के लिए क्या किया जाता है? अभ्यास किया जाता है। शिक्षक के अनुभव और विशेषताएं, शिक्षक को अनुभव होगा, उसके अंदर कुछ विशेषताएं होंगी, ठीक है, गुण होंगे, तो ही तो वो बच्चों को ज्ञान दे पाएगा ना। तो ये भी इसके अंदर शिक्षा शास्त्र के अंदर जो है वो इसके विकास में सहयोगी होता है। सामुदायिक अपेक्षाएं और आवश्यकताएं, जो समुदाय है वो कुछ अपेक्षाएं लगा कर रखते हैं, तभी तो एक टीचर को जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा जाता है, ताकि वो उनकी क्या करे? उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो ये हमारे ऑप्शन जो है वो डी सारे के सारे ही सही है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा 66 का आंसर है डी। अकादमिक सुधार लाने हेतु महत्वपूर्ण लीवर के रूप में परिभाषित किया गया है। शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र या इनमें से कोई नहीं, तो शिक्षा शास्त्र है, क्योंकि सारा कुछ जैसे अगर आप अकादमिक सुधार लाने हेतु महत्वपूर्ण लीवर के रूप में परिभाषित करते हैं तो वो हमारा जो होता है वो शिक्षा शास्त्र होता है। शिक्षा शास्त्र डैश है, अनुसंधान कार्य, राजनीतिक कार्य, शिक्षण कार्य या मानसिक कार्य। शिक्षा शास्त्र क्या है? एक शिक्षण का कार्य है। शिक्षा शास्त्र का मुख्य कार्य क्या होता है? शिक्षण करना, शिक्षण करवाना, ठीक है, यही कार्य होता है शिक्षा शास्त्र का। शिक्षा शास्त्र के विभिन्न पहलुओं में शामिल है सामाजिक शिक्षा शास्त्र,
आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र, सांस्कृतिक रूप में उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र या उपयुक्त सभी। सामाजिक शिक्षा शास्त्र के रूप में भी होता है आलोचना के शिक्षा शास्त्र के, क्योंकि आलोचनाएं भी की जाती हैं बहुत सी, ठीक है, और सांस्कृतिक रूप से भी उत्तरदायी होता है, संस्कृति जो है वो डेवलप की जाती है इससे। तो ये चारों के चारों ही ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर है हमारा उपयुक्त सभी। 17 नंबर क्वेश्चन है, सुकराती शिक्षा शास्त्र अनुसरण करता है आर्थिक दृष्टिकोण का, सामाजिक दृष्टिकोण का, या मानसिक दृष्टिकोण का, या दार्शनिक दृष्टिकोण का। तो सुकरात जो थे एक टीचर जो थे, पहले टीचर माने जाते हैं ये, तो ये क्या थे, दार्शनिक शास्त्र थे, ठीक है, फिलोसोफर थे, तो इनका दृष्टिकोण भी कैसा होगा, दार्शनिक ही होगा। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी, दार्शनिक दृष्टिकोण। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 71, सांस्कृतिक रूप से विविध समाज में 3 कार्यात्मक आयाम है जो इनमें से शामिल नहीं है, संस्थागत आयाम, व्यक्तिगत आयाम, निर्देशात्मक आयाम। तो इसके अंदर जो है ये सारे के सारे ही होते हैं, संस्थागत आयाम भी होते हैं, संस्थाएं जो चलाई जाती हैं वो भी होती है, उनके द्वारा भी है जो संस्कृति को समाज के अंदर फैलाया जाता है। व्यक्तिगत आयाम भी होते हैं, कुछ व्यक्तिगत रूप से भी होते हैं, निर्देश देकर भी जो है वो इन सांस्कृतिक रूप से जो है वो समाज के अंदर जो है कार्यात्मक आयाम जो है फैलाए जाते हैं। कई तरह की एनजीओ वगैरह जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये सारे के सारे ही है, उपयुक्त सभी जो है वो इसका आंसर है। फिर है 72 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक शिक्षा शास्त्र के कुशल कार्यान्वयन में आवश्यक कारक है सम्मानात्मक तरीके से संवाद, दूसरों के साथ शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार, दयालुता और उदारता विकसित करना और उपयुक्त सभी। देखो सामाजिक शिक्षा शास्त्र क्या होता है, जैसे समाज के अंदर जो है वो समाज से रिलेटेड जो शिक्षा दी जाती है, समाज में रहकर जो हम सीखते हैं वो कैसी शिक्षा होती है, सामाजिक शिक्षा शास्त्र होती है, जो समाज के द्वारा ही सिखाई जाती है और समाज में रहकर ही सीखी जाती है। हमें समाज के साथ रहकर चलना पड़ता है ना, जैसा समाज में होता है हमें उसी नियमों को फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होगा, सम्मानजनक, अगर आप बिना सम्मान के बात करोगे किसी के साथ तो कोई बात करेगा, कोई नहीं करता, ठीक है। और दूसरों के साथ शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करना, यानी कि बहुत अच्छे से अनुशासन में, डिसिप्लिन के अंदर जो सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना, दयालुता और उदारता विकसित करना, ये सारे के सारे जो है सामाजिक शिक्षा शास्त्र के अंदर आते हैं। तो इसका आंसर है हमारा डी। आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र बल देता है आलोचनात्मक सिद्धांतों पर, धार्मिक सिद्धांतों पर, राजनीतिक सिद्धांतों पर, इनमें से आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र तो आलोचनात्मक सिद्धांतों पर ही बल देगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए 73 का। फिर है 74, सामाजिक शिक्षा शास्त्र में महत्वपूर्ण माना जाता है विद्यार्थियों के सामाजिक विकास को, विद्यार्थियों के समग्र विकास को, विद्यार्थियों के आर्थिक विकास को, विद्यार्थियों के कौशल विकास को। मैंने आपको एक जॉन डीवी और ब्लूम के अकॉर्डिंग अगर मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें क्या था, जो पाठ्यक्रम लिया जाता है वो किससे रिलेटेड दिया जाता है, वो समाज से संबंधित लिया जाता है। तो इसलिए एक बालक का पहले सामाजिक विकास करना जरूरी होता है, ठीक है। तो एक टीचर जो होता है वो उसके सामाजिक विकास को बढ़ाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा हमारा ए, विद्यार्थियों के सामाजिक विकास को बढ़ाना जो होता है समाज शास्त्र शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगर आप शिक्षा शास्त्र सिर्फ शिक्षा शास्त्र पढ़ते तो उसके अंदर तो उसका समग्र विकास आता है, लेकिन अगर सामाजिक शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं तो उसके अंदर किसका आएगा, पूरा जो उसका सामाजिक विकास होता है उससे संबंधित आता है उसके अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा शास्त्र के महत्व को परिलक्षित करता है, विद्यार्थियों की आवाज पर ध्यान, शिक्षकों का प्रदर्शन व आचरण, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान व अनुभव पर या उपयुक्त सभी। देखो कौन सा कारक है जो शिक्षा शास्त्र के महत्व को परिलक्षित करता है, इनमें से कौन से महत्व है जो शिक्षा शास्त्र के महत्व को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आवाज पर ध्यान देना, विद्यार्थी की आवाज पर तो हमें ध्यान देना पड़ेगा ना, जो एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसको हर एक बच्चे की आवाज पर ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा बच्चा क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और शिक्षकों का प्रदर्शन एवं आचरण भी जो होता है वो शिक्षा शास्त्र के महत्व को प्रभावित करता है। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान व अनुभव पर बल, जो भी उन्होंने पूर्व ज्ञान जो है वो उनको पहले हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि उनको पहले उस टॉपिक के बारे में क्या पता है, और फिर उसके बाद हम जो है वो उनको ज्ञात से अज्ञात की तरफ जो लेकर जाते हैं ना, तो वो वही होता है, पूर्व ज्ञान से अनुभव की ओर बल जो दिया जाता है। तो ये सारे के सारे ही ऑप्शन जो है इसके सही है, ठीक है। तो शिक्षा शास्त्र के महत्व को ये चारों के तीनों जो है वो परिलक्षित करते हैं।